हेलो फ्रेंड्स, इट्स गीता शेखावत है। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ये टॉपिक जो है वो हमारे बीएड सेकेंड ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आता है। यूनिट 5 का टॉपिक है और ये जो है बीटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही जो बच्चे हमारे एमएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, इसको हिंदी में विचलनशीलता कहते हैं और इसके कई नाम भी हैं। इसको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं, मेजर्स ऑफ स्प्रेडनेस भी बोलते हैं। स्प्रेडनेस यानी फैलाव, ठीक है। तो इसका नाम है विचलनशीलता के माप या फिर हम फैलाव भी कह सकते हैं। फैलाव किस चीज का? हमारे डाटा का, यानी जो हमारा डाटा है वो हमारा कितना फैला हुआ है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है ये एजुकेशन सब्जेक्ट से हमारा रिलेटेड है। वैसे तो ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, इसमें भी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी टॉपिक है। और इसमें जो है क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारा, अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो सभी लोगों में पाई जाती है। और इसका मतलब ये है कि जो हमारे लोग हैं उनके गुणों में भी विभिन्नता होती है और अगर उनके गुणों में विभिन्नता होती है तो इसका मतलब ये है कि समूह में भी विभिन्नता होती है, ठीक है। तो यानी अगर समूह अलग अलग तरह के होते हैं तो कौन कौन से वो समूह होते हैं, ठीक है। तो समूह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है इसके अंदर सजातीय समूह, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस ग्रुप। और दूसरा होता है हमारा विषम जातीय समूह यानी हेट्रोजीनियस ग्रुप। तो अगर हम होमोजीनियस ग्रुप की बात करते हैं तो होमोजीनियस ग्रुप कौन सा होता है? वो समूह होता है जिसके अंदर एक ही जैसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगर एक ग्रुप के अंदर एक ही जैसे व्यक्ति हैं तो वो समूह कैसा कहलाएगा? होमोजीनियस ग्रुप कहलाएगा, सजातीय समूह कहलाएगा, ठीक है। और जो सजातीय समूह होता है उसको शिक्षित करना आसान होता है क्योंकि उसके अंदर हमारे एक ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही तरह के मेंटल लेवल के स्टूडेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो उनको जो है टीच करना आसान होता है। अगर टीचर एक ही मेथड अडॉप्ट करे तो भी वो उनको आसानी से टीच कर सकता है, ठीक है। जबकि हमारा विषम जातीय जो समूह होता है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कौन सा समूह? जिस समूह में अलग अलग प्रकार के गुणों के व्यक्ति होते हैं। तो जिस समूह के अंदर अलग अलग प्रकार के यानी अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं वो समूह कैसा कहलाता है? आपका विषम जातीय समूह यानी हेट्रोजीनियस ग्रुप। और अगर हम बात करें तो क्लास के अंदर हमारा जो समूह होता है वो आपको होमोजीनियस ग्रुप तो बहुत रेयरली ही मिलेगा, लेकिन हेट्रोजीनियस ग्रुप ही आपको मिलेगा। तो उनमें क्या होता है कि ये चीज हो सकती है कि जो विषम जातीय समूह है उसमें क्या है कि जो विषमता है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब हमने ये जो समूह हमारा सम जातीय है या विषम जातीय है इसका पता लगाने के लिए ही हम किस चीज को ज्ञात करते हैं? विचलनशीलता को ज्ञात करते हैं। हमारा ग्रुप होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, इसको पता लगाने के लिए ही हम विचलनशीलता की मापों का प्रयोग करते हैं। अर्थात विचलनशीलता मान किसे कहते हैं? वह मान, विचलनशीलता मान ही वह मान है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा समूह समजातीय है या विषम जातीय है, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम 2 समूहों की तुलना करना चाहते हैं, ठीक है, तो और या हम उनके स्वरूप को समझना चाहते हैं तो उसके लिए केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये चाहें कि हम केवल केंद्रीय प्रवृत्ति निकाल लें समूह की, हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा समूह है और अगर हम उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति निकाल लें और उसके आधार पर हम उनका की तुलना कर दें तो वो जो है हमारे को जो रिजल्ट आएगा उसका, यानी हम उससे जो है सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उसके लिए ये जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो समूह है उसका स्वरूप कैसा है, ठीक है। तो अगर हम केवल केंद्र प्रवृत्ति के आधार पर समूहों की तुलना करें तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें विचलनशीलता मान भी ज्ञात करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र प्रवृत्ति हमें क्या बताती है कि जो समूह का स्तर है वो बताती है। केंद्र प्रवृत्ति
यानी सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे आपको रिलायबल सेंट्रल टेंडेंसी मीन होती है आपकी, और उससे हमें ये पता चल पाता है कि हमारा जो समूह है उसका स्तर क्या है, उसके बारे में हमें पता चलता है। जबकि विचलनशीलता हमें क्या बताती है, हमारा समूह का स्वरूप कैसा है इसके बारे में बताती है। ठीक है, जैसे आप देखें कि हमारे पास 3 ग्रुप है, एक तो ए, एक बी ग्रुप और एक सी ग्रुप। अगर हम ए ग्रुप में देखें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और इन 5 स्टूडेंट्स के स्कोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। ए ग्रुप जो है उसमें स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स आए हैं वो कितने हैं, पहले का 10 है, दूसरे का 12, तीसरे का 14, चौथे का 16 और पांचवे का 18। इसी तरीके से हम बी ग्रुप देखें तो उसमें क्या है, 5 स्टूडेंट्स के जो स्कोर है वो इक्वल हैं। ठीक है, यानी सभी ने कितने स्कोर किया है, 14 स्कोर किया है। ठीक है, जबकि अगर हम तीसरे ग्रुप की यानी सी ग्रुप की बात करें तो उसमें क्या है कि 4 स्टूडेंट्स ने 0 अंक स्कोर किया है, जबकि 5वें ने जो है वो 70 जो है वो अंक पाया है। ठीक है, अगर हम इसका मध्यमान निकालें तो मध्यमान अगर हम निकालें तो मध्यमान कैसे निकालते हैं कि जो भी आपके टोटल स्कोर्स हैं आप इनका टोटल स्कोर्स करिए और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आप उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम टोटल स्कोर्स इनका देखेंगे और उसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा मध्यमान कितना आता है, 14। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे 14 स्कोर्स हैं और इनका सबका टोटल करने के बाद अगर हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। और यहाँ पर इसका स्कोर भी 70 है, 70 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 14 आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम तीनों ग्रुप्स में देखें तो तीनों ग्रुप का जो मध्यमान है वो 14 है, 14 और इसका भी, सी का भी 14 है। तो यानी इससे क्या पता चल रहा है कि जो मध्यमान की जो हमने गणना की है उसके अनुसार क्या हो रहा है कि हमारे जो तीनों ग्रुप्स हैं उनका स्तर समान है, यानी वो एक ही लेवल के स्टूडेंट्स ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्कोर्स को देखें, अगर हम डाटा को देखें तो उसके स्वरूप में अगर आप देखें तो आपको काफी अंतर दिखाई देगा। ठीक है, और यह अंतर ही क्या कहलाता है, विषम जातीयता कहलाती है। ठीक है, यानी समूह ए अगर हम देखें तो समूह ए में क्या है कि मध्यमान के आसपास इसके अंक आ रहे हैं, तो यानी इसके अंदर क्या है कि जो विषम जातीयता है वो सबसे कम है। ठीक है, कम है। जबकि अगर हम इसमें देखें तो मीन है और 14 आया है और सभी के स्कोर्स भी 14 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो विषम जातीयता है वो क्या है, 0 है। यानी अगर विषम जातीयता 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये वाला ग्रुप हमारा कैसा हो गया, सजातीय ग्रुप हो गया। ठीक है, और अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मीन के आसपास यहाँ तक कोई अंक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा सी जो ग्रुप है उसके अंदर सबसे अधिक विषम जातीयता है। ठीक है, तो चलिए, तो समझ आ गया आपको कि सजातीयता और विषम जातीयता, इस चीज का पता लगाने के लिए ही हम क्या निकालते हैं, वेरिएबिलिटी निकालते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ स्प्रेडनेस या मेजर्स ऑफ जो है विचलनशीलता कह सकते हैं आप ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी क्या परिभाषा है कि वेरिएबिलिटी होती है किसी समूह के अलग अलग प्राप्तांकों का उस समूह के केंद्रीयवर्ती मान से अंतर या फैलाव को ही उस समूह का विचलन कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर ग्रुप है और उसमें जो भी उनके अलग अलग स्कोर्स आए हैं, ऑक्टेन स्कोर्स अलग अलग हैं, तो उस समूह का क्या निकाला जाएगा, पहले केंद्रीयवर्ती मान निकाला जाएगा और उस केंद्रीयवर्ती मान से जो ऑक्टेन स्कोर्स हैं वो कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, तो वो अंतर ही क्या कहलाएगा, आपका उस समूह का विचलन कहलाएगा। ठीक है, तो अब सबसे दूसरी चीज आती है कि ये जो वेरिएबिलिटी है इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, तो क्या आवश्यकता है इसकी, इसका क्या महत्व है।
तो सबसे पहली चीज आती है कि केंद्रवर्ती मान की सीमा। केंद्रवर्ती मान की सीमा यानी जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी भी लिमिटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमें समूह का वो प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, इसका पता हमें किससे चलता है, विचलनशीलता से ही पता चलता है। अभी मैंने आपको जैसे पीछे एग्जाम्पल हमने देखा था कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सभी के मध्यमान जो है वो सेम आए हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमारा जो मध्यमान है वो इन ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज का पता हमें किससे चलता है, विचलनशीलता से पता चलता है कि हमारा जो मध्यमान है वो उस समूह का कैसा प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कैसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। अगर जो स्कोर्स हैं वो मीन स्कोर्स के आसपास हैं तो इसका मतलब वो जो है कैसा प्रतिनिधित्व कर रहा है, कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। लेकिन अगर मीन स्कोर से जो बाकी ऑब्टेन्ड स्कोर्स हैं वो काफी दूरी पर हैं तो इसका मतलब मीन स्कोर जो है वो अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि मध्यमान अच्छा प्रतिनिधित्व करता है तो उसमें क्या होगी, विचलनशीलता कम होगी, तभी वो अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है मध्यमान, ठीक है। और अगर विचलनशीलता अधिक है तो मध्यमान जो है वो कम प्रतिनिधित्व करता है समूह, ठीक है। दूसरी चीज तो इसीलिए हमें ये पता लगाने के लिए कि हमारा जो मध्यमान है वो अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, विचलनशीलता की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज आती है समूह की समता या विषमता, ठीक है। तो समूह हमारा इसके बाद इस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा समूह समजातीय है या विषम जातीय है। इसका पता लगाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, विचलन मान की जरूरत पड़ती है। उसी से ही हमें पता चलता है कि हमारा ग्रुप होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा ग्रुप जो है होमोजीनियस होता है तो इसका मतलब है कि उसको हम जो है अच्छी तरीके से टीच कर सकते हैं, और जो हमारा हेट्रोजीनियस होता है तो उसमें हमें अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करके उनको टीच करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी चीज आती है वर्गीकरण में उपयोग, यानी जो हमारा ग्रुप है उसका भी हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उनको क्लासिफाई किसके आधार पर किया जाता है, उनकी समता या विषमता के आधार पर। तो जब हम छात्रों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक जैसी योग्यता वाले छात्र हैं तो उनके हम अलग वर्ग बना लेते हैं, और अगर विषम जातीयता वाले हैं तो उनका भी हम अलग वर्ग बना लेते हैं। वो किस लिए, कि उसमें हम जो है उनको आसानी से टीच कर सकते हैं और उनके लिए हमें अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें ग्रुप्स का जो है वर्गीकरण करना है तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वेरिएबिलिटी की जरूरत पड़ती है। चौथी चीज आती है शिक्षण विधि की प्रभावशीलता, ठीक है, यानी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स। अगर हम ये देखना चाहते कि जो हमारी शिक्षण विधि है उसको हम प्रभावपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा है। अगर हमारा होमोजीनियस ग्रुप है तो हम उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे टीचिंग मेथड, और अगर हमारा ग्रुप जो है वो हेट्रोजीनियस है तो उसके लिए हमें, क्योंकि हेट्रोजीनियस ग्रुप में अलग अलग मेंटल लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, उनके गुण अलग होंगे, तो हमें मेथड्स भी, टीचिंग मेथड्स भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है समूहों की परस्पर तुलना। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि केवल मध्यमान के आधार पर हम समूहों की तुलना नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ग्रुप कैसा है, वो जो है उनके अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है। तो बिना वेरिएबिलिटी, बिना जो है समूह के स्वरूप को जाने हुए हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी ग्रुप है उनकी आपस में तुलना करने के लिए भी हमें वेरिएबिलिटी मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी आवश्यकता और महत्व। नेक्स्ट है इसके अंदर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के प्रकार, ठीक है, यानी विचलन मान के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर हम 4 टाइप्स की मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है। पहली चीज आती है रेंज, यानी प्रसार। दूसरा विचलन मान कौन सा है, क्वार्टाइल डेविएशन,
यानी चतुर्थांश विचलन। ठीक है। तीसरा आता है मीन डेविएशन यानी मध्यमान विचलन, और चौथा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाणिक विचलन। अगर हम चारों टाइप्स की बात करें तो सबसे जो पहला आता है वो रेंज है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सबसे जो है सरल तरीका होता है किसी भी विचलन मान को निकालने का। ठीक है। अब अगर हम रेंज की बात, उससे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड आपका है क्वार्टाइल डेविएशन, और उससे भी इम्प्रूव्ड है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन से भी सबसे इम्प्रूव्ड जो है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाणित डेविएशन। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें हम केवल एक्सट्रीम स्कोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। यानी जो अंक हमारे छोरों पर हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो उसके अंदर हम मिडल के 50% स्कोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। जबकि हम मीन डेविएशन के अंदर सारे स्कोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम जो भी हमारे पास डेविएशन आते हैं हम उनका स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है। जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ठीक है। तो इसके अंदर जो वो कमी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर पूरी हो जाती है। इसलिए सबसे रिलायबल और एक्यूरेट जो वेरिएबिलिटी निकलती है, डेविएशन निकलता है, वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। और सबसे लीस्ट रिलायबल जो होता है दैट इज रेंज। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आपसे रेंज की। ठीक है। रेंज यानी प्रसार। प्रसार के अंदर हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जो हमारे एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम स्कोर्स यानी वो अंक, यानी मान लीजिए ये हमारा ग्रुप है और हमारे पास सबसे लीस्ट और ये सबसे हाईएस्ट, ये सबसे लोवेस्ट और ये हमारा हाईएस्ट। यानी केवल हम पूरे स्कोर्स में से जितने स्कोर्स हमारे पास आए हैं उनमें से हम केवल सबसे लोएस्ट वाले को और सबसे हाईएस्ट इस वाले को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो रेंज जो होता है इसको हम R से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। ठीक है। तो यानी अगर हमारा समूह मान लीजिए कितना भी बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि अपने समूह में किसको देखेंगे, केवल एक्सट्रीम स्कोर्स। किसको देखेंगे, एक्सट्रीम स्कोर। एक्सट्रीम स्कोर्स कौन से, यानी वो स्कोर्स जो केवल किनारों पर स्थित हैं। ठीक है। तो यानी सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट, केवल इन स्कोर्स को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है उसका कुल फैलाव क्या है, तो वो हम किससे निकालते हैं, रेंज से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है, आपके पास ये स्कोर्स हैं 62, 67, 50, 29, 38, 70, 46। ठीक है। तो अब अगर हमने हमारे पास ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट्स की सपोज हमारे पास स्कोर्स हैं, तो हम इसमें से लोएस्ट देखेंगे कि लोएस्ट स्कोर कौन सा है। लोएस्ट स्कोर देखिए कौन सा है, 29, यानी 29 होगा। और हाईएस्ट स्कोर हम देखेंगे तो हाईएस्ट स्कोर हमारा कौन सा है, बताइए, 70। ठीक है। तो यानी हमारा जो रेंज है वो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 20, दैट इज 1, यानी 40। तो यानी हमारा जो स्कोर्स हैं उनका कुल फैलाव कितना है, 41। ठीक है। यानी हमारा जो डेविएशन है वो कितना है, 41 है। लेकिन ये जो रेंज है इसका इस्तेमाल अगर हमें करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं कि जब हमारे पास समय कम हो, हमें जल्दी से ही रेंज निकालना हो, या फिर हमें जो है हमारे पास समय कम है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हमें लेस रिलायबल डेविएशन की जरूरत है, लेस रिलायबल वेरिएबिलिटी की जरूरत है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो
ये क्योंकि सबसे सरल विधि जो है वेरिएबिलिटी को निकालने की यही है, ठीक है। या हमें कभी सरलता से, बहुत ही सरलता से अगर हमें वेरिएबिलिटी निकालनी है तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें निष्कर्ष निकालने के लिए वेरिएबिलिटी निकालनी है तब हम इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है लेस रिलायबल होता है, लेस एक्यूरेट होता है। क्यों? बिकॉज वी गिव इम्पोर्टेंस ओनली टू 2 स्कोर्स, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। यानी पूरे स्कोर्स के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डाटा है तो आप केवल 2 स्कोर्स उसमें देखेंगे, हाईएस्ट वाला और लोएस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने केवल कितने स्कोर्स को इम्पोर्टेंस दिया है? 2 स्कोर्स को, और आपने 98 स्कोर्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल लीस्ट रिलायबल, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम, अगर हमें निष्कर्ष निकालना है तब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी चीज इसमें आती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो डाटा है वो इनकम्प्लीट डाटा है, मान लीजिए हमारे को स्कोर्स दिए हुए हैं 10 स्टूडेंट्स के। अब जैसे सपोज यही वाला एग्जांपल आप ले लीजिए कि इसमें हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे? 7। अगर मैं कहूं कि इसमें 8 स्टूडेंट है और बाकी 8 का स्कोर मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो अब हम रेंज इससे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो स्कोर हमारे पास है, हो सकता है ये सबसे लोएस्ट भी स्कोर हो सकता है और सबसे हाईएस्ट स्कोर भी हो सकता है। तो इससे हमारा जो रेंज की वैल्यू है वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारा जो डाटा है वो कैसा हो, इनकम्प्लीट डाटा हो, अपूर्ण डाटा हो, तब भी हमें रेंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका, आज मैंने आपका ये टॉपिक शुरू कराया है रेंज। कल मैं आपका इसका दूसरा आपको डेविएशन बताऊंगी, क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।